नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.4 और आपको बता देते हैं कि इससे पहले के सभी सवाल और प्रश्नावलियां हमने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। चाहो तो आप वहां पर जाकर प्रश्नावलियों को हल कर सकते हो, इससे पहले की सभी प्रश्नावलियों को। ठीक है, तो आज हम 1.4 का पहला सवाल हल करते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। हमें क्या करना है, इन संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है। सिर्फ ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल ही है। तो इससे पहले हम परिमेय और अपरिमेय का एक चार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो उसके लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। देखो ये हमारा चार्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो इसके अंदर आपको जब किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से क्या कराया जाता है, जोड़ कराया जाता है, यानी कि जोड़ी जाती है, तो परिणाम क्या निकल के आता है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या मिलेगी, चाहे परिमेय यहाँ पे हो चाहे परिमेय यहाँ पे हो। ये उल्टी भी हो सकती है कि अपरिमेय यहाँ पे हो और परिमेय संख्या यहाँ पे भी हो सकती है। तब भी हमारा इनका जोड़ करेंगे तब क्या आएगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। उसके बाद है परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जब घटाव कराते हैं, यानी माइनस करते हैं, तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और तीसरा है अपरिमेय का परिमेय संख्या से गुणा कराते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद है परिमेय संख्या का जब अपरिमेय संख्या में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग लगाते हैं, तो भी हमें परिणाम क्या मिलेंगे, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस चार्ट को पहले अच्छे से समझ लो कि हमें कौन सी संख्या से गुणा भाग जोड़ बाकी करने पर हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये इस चार्ट को पहले आप समझ लेना और इस चार्ट को अपनी कॉपी में भी बना लेना, ताकि आप सवालों में हल करने में आसानी रहे। तो इसको और आगे समझते हैं। देखो √2 का मान होता है 1.414 और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे तक इसका मान चलता ही रहेगा और इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अलग अलग अंक ही आते रहेंगे। और इसके बाद है √3 1.732 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये हुआ कि और भी आगे अंक आते रहेंगे और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद है √5 2.236 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका भी अंक आगे चलते रहेंगे और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसलिए इनको हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। यानी कि ये कैसे हैं, अशांत अनावर्ती है या अनवसानी अनावर्ती, इनको हम कह सकते हैं। और कैसे हैं, ये अपरिमेय है। ठीक है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है हमारे पास, क्योंकि इनका जो मान कैसा है, अशांत अनावर्ती है, तो इसलिए हम इनको अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। ठीक है, ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और आप इस चार्ट को ठीक से कॉपी के अंदर बना लेना और याद कर लेना। उसके बाद अब हम सवाल नंबर 1 को आगे हल करते हैं। अब हमारे पास प्रश्नावली 1.4 का पहले सवाल का पहला, यानी पहले सवाल का पहला है, हमारे पास संख्या है 2 - √5। अब देखो ये जो संख्या है √5 कैसी है, बताइए, कमेंट्स करके बताइए। √5 कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय? तो आपको पता है कैसी संख्या है, ये अपरिमेय। और ये कैसी है, परिमेय। ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो इन दोनों का हम जब घटाएंगे, यानी कि देखो ये हमारा परिमेय माइनस अपरिमेय, तो परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय। तो ये परिमेय संख्या से अपरिमेय घटाएंगे तो हमारे परिणाम क्या होंगे, यानी ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो यहाँ लिख देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख देना, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पहले सवाल का पहला सोल्व हल हो गया और ये आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 को करते हैं। संख्या है हमारे पास 3 ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस √23 माइनस √23। ये हमारा सवाल नंबर 2 है पहले का।
तो इसके अंदर देखो संख्या दी हुई है, तो इनको देखो पहले इनको हल करते हैं। तो इनको हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 3 प्लस √23 और इधर क्या बच रहा है हमारे पास माइनस और ये √23। अब देखो ये √23 है प्लस का और ये √23 है माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये आपस में क्या हो गए, कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 3। और 3 आपको पता है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 का सेकंड सवाल हल, यानी ये हो गया आंसर 3 परिमेय संख्या है। पहले सवाल का तीसरा सवाल है 2√7 बटा 7√7। ये देखो ये भाग की विधि है, आपको पता है भाग दिया जा रहा है, बटा का मतलब होता है भाग। अब आपको पता है देखो यहाँ परिमेय भाग में अपरिमेय, क्या परिणाम होंगे, अपरिमेय। तो अब इसको पहले हल करते हैं। देखो √7 और इधर भी √7 है, तो दोनों आपस में कट रहे हैं, तो पहले इनको काट देते हैं। √7 से √7 कट गए, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा, 2/7। अब देखो 2/7, तो 2/7 आपको पता है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या है। इस तरह से आप भी लिख देंगे 2/7 परिमेय संख्या है। और ये हमारा पहले सवाल का तीसरा सवाल हल कर दिया और ये आंसर। अब हमारे पास पहले सवाल का चौथा सवाल है 1/√2। ठीक है, तो आपको पता है बटे का मतलब होता है भाग। जब हम एक परिमेय संख्या में √2 यानी अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो परिणाम क्या होंगे, देखो ये हमने चार्ट के माध्यम से बताया था आपको। जब परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो परिणाम क्या आएंगे, अपरिमेय संख्या आएगी। तो वही स्थिति इसमें ये 1 में √2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय। तो यह लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से आप भी लिख देना। और पहले सवाल का चौथा सवाल हमारा हल और ये हो गया आंसर, अपरिमेय संख्या है। अब पहले सवाल का पांचवा सवाल है 2 पाई यानी 2 पाई। अब यहाँ पे देखो पाई का मान होता है 22/7 और ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है, पाई जो होती है वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय। तो देखो 2 और पाई इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका माना जाता है, गुणे का। ठीक है, यानी कि ये जो परिमेय है 2 और पाई क्या है, अपरिमेय। जब हम परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा कराते हैं तो क्या परिणाम होंगे, देखो चार्ट के माध्यम से। देखो ये हमारी संख्या रही ये वाली, परिमेय गुणा अपरिमेय, तो परिणाम क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होंगे, 2 का गुणा जब पाई से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या। और इस तरह से हमारा पहले सवाल का पांचवा सवाल हल हो गया और ये हो गया आंसर, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट, और इसको आप अच्छे से समझ लेना और अपनी होमवर्क की कॉपी में कर लेना ताकि हम इसको आसानी से आप चेक कर सकें। प्रश्नावली 1.4 का दूसरा सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हमें क्या करना है, इन व्यंजकों को सरल करना है। तो कैसे सरल करते हैं, देखो दूसरे का पहला सवाल, इसको अब हम कॉपी में लिख लेते हैं, इसको हल करते हैं विस्तार से। दूसरे का पहला सवाल, इसको हल करते हैं। अब हमारे पास संख्या है 3 + √3 2 + √2। इनको आप आगे से हल करेंगे तो हमारे पास जैसे ये संख्या है, पहले इस संख्या का इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे और ये प्लस का √3 है, फिर इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और उसका हमें गुणा किससे करना है, इस पूरी संख्या से। तो यहाँ पे इस संख्या को लिख देते हैं 2 + √2। ठीक है, अब हम प्लस √3 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं +√3 +√3 और फिर इस संख्या को लिख देते हैं पूरी को, क्योंकि इसी से गुणा होना है, 2 + में √2। अब इनका गुणा करते हैं। देखो पहले 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 × 2,
तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणा 2, और उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का निशान है यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा किससे करेंगे, इस संख्या से करेंगे। ठीक है, तो इस 3 का गुणा प्लस √2 से करते हैं। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। 3 का गुणा कर रहे हैं हम, तो हमारे पास आएंगे 3 गुणा √2, तो हमारे पास आ जाएंगे 3 √2। ठीक है, हमें गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 3 √2। अब हमें क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है यहाँ। अब √3 का गुणा 2 से करेंगे तो आएंगे 2 √3। 2 को पहले लिखा जाता है क्योंकि 2 क्या है, परिमेय संख्या, तो इसको पहले लिखेंगे हम। तो यह लिखेंगे 2 √3। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया, फिर उसके बाद प्लस का निशान। अब हम √3 का गुणा √2 से करेंगे, तो यह लिखेंगे √3 गुणा √2। इन दोनों का क्या कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ बीच में गुणा का निशान लगा देते हैं। अब हमें 3 का गुणा 2 से करेंगे, आगे हमारे पास 6, यहाँ पे आएंगे हमारे पास 3 का गुणा √2 से करेंगे, 3 के 3 और √2 का 2, और ये हमारे पास प्लस। अब हमारे पास 2 का गुणा √3 से करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी √2 √3, और इधर देखो ये भी अंडर है और ये भी अंडर है, तो 3 का गुणा 2 से कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, तो अंडर क्या आ जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है, देखो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट सवाल। और इसमें भी हम ऐसे ही लगा देते हैं क्योंकि हमने 3 का गुणा पहले इससे किया है और फिर 3 का गुणा किससे किया है, हमने इससे किया है, तो इसमें भी हम इस तरह के चिन्ह लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और सवाल को बार बार देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अब हम हल 2 यानी दूसरे सवाल का दूसरा सवाल कर रहे हैं। हमारे पास संख्या है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो आपको पता है ये सर्वसमीका का सवाल है। ठीक है, ये हमारा जो सवाल है वो कैसा है, सर्वसमीका का। और देखो यहाँ पे सर्वसमीका ये बन रही है, यानी कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये वाली हमारे पास सर्वसमीका आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन संख्याओं को a और b मान लेते हैं। ठीक है, इसके अनुसार तो ये होगी हमारी a और ये होगी हमारी b, और ये इस तरह से होगी हमारी a और ये होगी हमारी b। ठीक है, ये हमारी संख्या होगी। अब हम इन संख्याओं को इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस रूप में दी हुई है, देखो इस रूप में हमारे पास संख्या दी हुई है सर्वसमीका के अनुसार, तो इस रूप को हम इस रूप में बदलेंगे क्योंकि इनका जो प्रसार होता है ये होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें ये संख्या दी हुई है, तो किस में बदलेंगे, इस फॉर्मेट में बदलते हैं इनको। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, a² और a² का मान कितना माना हमने, 3 माना है, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 3 और उसके बाद है स्क्वायर, यानी 3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, उसके बाद में माइनस। अब हमारे पास देखो b², b क्या माना था हमने, ये वाली संख्या मानी थी b, तो ये है हमारे पास ब्रैकेट में लेते हैं इसको √3, ये हमने b मानी थी, तो इसका भी क्या करना है हमने स्क्वायर। इसके अनुसार देखो a के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, देखो माइनस है, फिर b का स्क्वायर, तो b क्या माना हमने √3 को, तो √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये आपको 8वीं क्लास में सर्वसमीका पढ़ी है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और इस सर्वसमीका को आप याद भी करना और लिख भी लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो अब इसको हल करते हैं हम। देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणा 3, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 9, और ये हमारा माइनस का चिन्ह ही रहेगा। अब देखो √3 का वर्ग यानी √3 गुणा √3, आपको मैं करके बता रहा हूँ, √3 गुणा √3, ये आपको √3 गुणा √3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, √9 आ गया, और आपको पता है √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, समझ में आ गया, यानी √3 का गुणा √3 से करते हैं तो 3 3 9, यानी √9 हो गया, और √9 का वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 3, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास केवल
3, यहाँ पे लिख देते हैं 3। और अब देखो 9 में से 3 गए तो हमारे क्या बचेंगे यहाँ पे 6, और ये हो गए हमारे आंसर। ठीक है, ये हो गए 6 हमारे आंसर। तो सवाल नंबर दूसरे का दूसरा हमने हल कर दिया है, ये 6 हमारे आंसर आ गए। इस सवाल को अच्छे से समझना और इस सर्व समीकरण को भी बार बार देखना ताकि आपको सवाल करने में कठिनाई ना हो। अब हमारे पास दूसरे सवाल का थर्ड सवाल है, तीसरा सवाल है दूसरे का तीसरा सवाल। संख्या √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ये भी देखो सर्व समीकरण का सवाल है, हमारे पास इसमें भी सर्व समीकरण ही लगेगी। और सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, हमने चार्ट के माध्यम से आपको लिख लिया पहले। देखो ये वाली सर्व समीकरण लगेगी इसमें। ठीक है, a + b की होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², ये वाली सर्व समीकरण इसमें लगेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को a मान लेते हैं और इस संख्या को क्या मानते हैं b। ठीक है, यानी a का मान हो गया √5 और b का मान कितना हो गया √2। तो इसको आगे हम हल करते हैं, इसी तरीके से करना है जैसे कि इसमें सर्व समीकरण दी हुई है। ठीक है, तो देखो a + b की होल स्क्वायर है, इसमें भी इस तरह से ही संख्या फिट है। तो अब इसका प्रसार क्या करना है, ये करना है, इसका प्रसार इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे a²। तो a का मान कितना माना हमने √5, तो यहाँ लिखेंगे √5। ठीक है, a के स्थान पर √5 कर दिया और उसके ऊपर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर, तो ये लगा दिया हमने ब्रैकेट और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सर्व समीकरण के अनुसार प्लस का निशान लगाना है। केवल हमने सर्व समीकरण के अनुसार ही चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, केवल हमने a और b इन संख्याओं को मान लिया और सर्व समीकरण के अनुसार इसको आगे हल करना है। तो प्लस का निशान, उसके बाद क्या है सर्व समीकरण में 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। अब उसके बाद क्या है a 2ab, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो किसका माना जाता है, गुणा का। तो a का मान कितना है, देखो यहाँ पे a का मान है √5, तो इसको ब्रैकेट में लेते हैं √5। ठीक है, और उसके बाद है b का मान कितना है √2, तो इसको ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि गुणा में है ये √2। और उसके बाद में हमारा प्लस का चिन्ह, या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और इसमें देखो b का स्क्वायर, तो b कितना माना था हमने √2, यहाँ पे लिख देते हैं √2 और उसका क्या है वर्ग, तो ब्रैकेट लगा के इसको भी हम वर्ग कर देते हैं। इस तरह से हमने इनको सेट किया है, आपको पहले समझा चुके हैं और बार बार आपको पुनः समझा रहे हैं। तो देखो इसको हमने a माना था, इसको माना था b, केवल हमें a और b माना है और उसके बाद में ये वाले सर्व समीकरण लगानी है और इसका जो प्रसार होता है ये होता है, यानी a के स्थान पे ये वाली संख्या और b के स्थान पे ये वाली संख्याओं को रखना है। और जो स्क्वायर है प्लस है 2 है, सर्व समीकरण के अनुसार ऐसा कैसा ही हमने लगाना है। तो अब देखो √5 का वर्ग आपको पता है, हमें पहले भी करके बताया अभी आपको। तो √5 का वर्ग कितना होता है, 5 ही होगा। ठीक है, ये √5 गुना √5 करेंगे, 5 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 ही होगा। तो यानी कि √5 का वर्ग कितना हो जाता है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ पे हमारे पास प्लस और 2, यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। अब देखो 5 √5 है और यहाँ पे कितने हैं √2, दोनों पे अंडर है तो दोनों का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 5 और 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, तो अंडर रूट हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पे प्लस और √2 का वर्ग, √2 का वर्ग वही होगा √2 गुणा √2, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो अब इसको देखो जो संख्या जुड़ रही है उसको जोड़ दो, ये घट रही है तो घटा दो। अब ये वाली संख्या तो ना जुड़ रही ना घट रही, ये वाली संख्या देखो 5 प्लस के इधर भी प्लस के 2 है तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए और यहाँ क्या बचा 2 और √10। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे सवाल नंबर दूसरे का तीसरे सवाल का। तो इसको आप पहले समझ लेना अच्छी तरह से और सर्व समीकरण को याद कर लेना। ये सर्व समीकरण को याद करने के बाद ये सवाल होगा। अब हमारे पास प्रश्न 2 को हल करते हैं और 2 का चौथा सवाल है हमारे पास √5 माइनस √2, इधर √5 प्लस √2। इसमें भी देखो हमारे पास सर्व समीकरण लग रही है, ये वाली सर्व समीकरण लग रही है a + b
और a माइनस बी, और इनका जो प्रसार क्या कर रखा है इसमें a स्क्वायर माइनस बी, इसका रूप क्या होता है ये वाला। तो इस रूप को हमने इस रूप में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको मान लेते हैं, ये हमारी संख्या हो गई ये वाली, √5 को मान लेते हैं a, और √2 को मान लेते हैं b, ठीक है। और इसको मान लेते हैं √5 को a मान लेते हैं, और √2 को क्या मान लेते हैं b, ठीक है। हमने a और b इनको मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले रूप से इस रूप में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस रूप में देखो क्या है हमारे पास, a स्क्वायर, सबसे पहले क्या है a स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, a स्क्वायर यानी a की संख्या कौन सी है, √5, तो √5 का क्या करना है स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस, ये माइनस लगा दिया। उसके बाद हमें जो भी कुछ लिखना है सर्व समीकरण के अनुसार ही लिखना है। तो उसके बाद माइनस और b का स्क्वायर। अब b क्या माना था, √2, तो इसको √2 को भी क्या कर देते हैं स्क्वायर, ये हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया है, यानी √5 स्क्वायर और √2 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया है। इसको आगे हल करते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है हमारे पास कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, क्योंकि ये सर्व समीकरण थी और इस रूप में थी, तो इस रूप को इस रूप में बदलना होता है। तो हमने क्या किया, a और b मान लिया, यानी √5 को a मान लिया और √2 को क्या मान लिया b, इसी तरह से मान लिया। अब हम इस तरह से इसको सवाल को हल करेंगे, तो हमारे पास a का मान क्या है, √5 और उसका वर्ग, फिर उसके बाद चिन्ह किसका है, देखो माइनस का, या माइनस लगा दिया। और यहाँ पे क्या है b का वर्ग, b क्या माना था हमने, √2 का वर्ग। अब इसको आगे हल करते हैं, तो √5 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ पे √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, और 5 में से 2 गए तो आपको पता है कितने बचेंगे 3, ठीक है। ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर दूसरे का, फोर्थ सवाल का, यानी चौथे सवाल का आंसर हो गया 3। इस तरह से आप भी इसको कर लेना और सर्व समीकरण को याद भी कर लेना। और इन सभी सवालों में, दूसरे के सभी सवालों में हमें ये सर्व समीकरण सब में लिखनी है, ठीक है। याद रखना हर सवाल में जो भी सर्व समीकरण लगी है तो उस सर्व समीकरण को उस सवाल के साथ ज़रूर लिखेंगे, ताकि हमें ये पता रहे ये संख्या हमारे पास कैसे आई, ठीक है। प्रश्नावली 1.4 का हमारे पास तीसरा सवाल है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण किस प्रकार करेंगे। देखो इसका निराकरण करने के लिए ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, यानी पाई का मान क्या दिया हुआ है, c/d दिया है, ठीक है। और वैसे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है पाई का मान c/d। तो हमें क्या करना है, इसमें c और d, ठीक है, इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल की लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। क्या होता है, सन्निकट, यानी कि आप समझते हो 22/7 ये एक एक्चुअल मान नहीं है, केवल संभावित यानी सन्निकट लगभग मान नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है। ये इसका हो जाएगा आंसर। आप भी इस तरह से इसको लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी को आप इसमें आंसर में लिख देना। ये बड़ा सवाल नहीं है, सिर्फ यही इसका उत्तर है। प्रश्नावली 1.4 का चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, यानी दर्शाना है। तो कैसे दर्शाना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इसको अब आगे हल विस्तार से करते हैं। देखो चौथे सवाल के अंदर हमें √9.3 को निरूपित करना है, तो हमें स्केल की सहायता से कम 9.3 है ना, तो हमें कम से कम 11 या 12 सेमी का एक रेखा खींचनी होगी। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं 11 या 12 सेमी की। देखो ये हमारी रेखा हो जाएगी, 11 या 12 सेमी की खींच रहे हैं।
यहाँ से 0 है, इधर से हम ऐसी रेखा खींच लेंगे, यानी कि 9.3 से अधिक होनी चाहिए, तो हम आपको 12 सेमी की खींच रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 12 सेमी। यहाँ पे ये हमने एक रेखा खींच दी है। और अब देखो इसका हम नाम रख देते हैं इसमें ए। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए बिंदु से बी तक, यानी कि बी बिंदु बनाना है। और क्या करना है, हमें एक नाप लेनी है, कितनी, 9.3 सेमी की। तो हम 9.3 सेमी की नाप यहाँ पे ले लेते हैं। देखो 9 हमारे ये रे, ठीक है, ये हमारे 0 से और 9.3 सेमी, तो 9 ये रे, और 1 2 3 यहाँ पे आएगी हमारी। ठीक है, ये हमने बिंदु बना दिया 9.3। ठीक है, ये 9.3 सेमी इसकी लंबाई है। और इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम बी। इस तरह से हमने इसका अब नाम रख दिया बी। अब हमें क्या करना है, एक बी सी लेना है, यानी कि एक सी सेमी, एक रेखाखंड और लेना है इसी लाइन पर, इसी रेखा पर, और वो 1 सेमी का लेना है। तो 1 सेमी का लेंगे, तो देखो ये हमारा 1 सेमी का ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 1 सेमी। देखो ये हमारा 1 सेमी का हो गया ये वाला बिंदु, और इसका नाम हो गया हमारा सी। यहाँ पे लिख देते हैं सी, ये बिंदु हो गया हमारा सी। अब हमारे पास देखो हैं 2 तरह के रेखाखंड बन गए, ए बी और ए सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए सी यानी ये बिंदु और ये बिंदु, यहाँ से और यहाँ तक, इनके बीच का समद्विभाजक करना है, यानी कि लंब अर्धक करना है। यानी AC का क्या करना है, लंब अर्धक। तो AC का लंब अर्धक कैसे करते हैं, इसको हम प्रकार की सहायता से करेंगे, AC का लंब अर्धक। अब देखो इसको हम प्रकार की सहायता से करेंगे। हमने एक प्रकार लेना है, और प्रकार में आपको यहाँ पेंसिल लगाना है। मैंने पेन लगाया है, लेकिन आपको पेंसिल लगाना है, सुरमी लगाना है। ठीक है, और इसको हमें इतना खोलना है, जो हमें AC का लंबवर्धक कर रहे हैं, तो हमें AC के जो थोड़ा आधे से ज़्यादा खोलना है। देखो ये आधे से ज़्यादा हो गया, इतना हमें इसको खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना, ना इससे कम खोलना। हमें क्या है कि इन दोनों का जो आधा भाग है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, क्योंकि हम AC का लंबवर्धक कर रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, AC का लंबवर्धक कर रहे हैं ना, तो हम C बिंदु पर, ठीक है, पहले C बिंदु पर ले लो, चाहे A बिंदु पर ले लो, और इस तरह से हमें एक यहाँ पे चाप काट देना है। देखो हमने ये चाप काट दिया, और ऐसे ही हमने एक नीचे चाप काटना, ये हमने चाप काट दिया। अब हम इसको A बिंदु पर रखेंगे इस नोक को, और इधर से हम ऐसा ही एक चाप इधर काट देते हैं। देखो ये हमने चाप काट दिया, और एक नीचे हम चाप काट देते हैं। देखो ये हमने नीचे काट दिया, यानी एक इधर और एक इधर, दोनों ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, एक चाप काट दिया, क्योंकि हम AC का लंबवर्धक कर रहे हैं, यानी समद्विभाजक कर रहे हैं। तो अब हमने चाप काट दिया। अब हमें पता एक नया बिंदु मिल गया है, तो इसको हम नाप लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिल गया है, ठीक है, ये हो गया लंबवर्धक, इन समद्विभाजक कर दिया, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, एक नया बिंदु मिल गया है, ये वाला बिंदु मिल गया है, और इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक नया बिंदु, ठीक है, और इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं O। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया O, इसको लाल स्याही से लिख देते हैं। ये नया बिंदु मिल गया O, और ये AC का क्या है, समद्विभाजक है, नहीं AC का लंबवर्धक है ये, ठीक है, ये वाला बिंदु। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें यहाँ से एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त बनाने के लिए हम इस बिंदु को, देखो इतनी लंबाई का इसमें भर लेते हैं प्रकार में। ये बिंदु O है ना, तो हमें इतना ही चाहिए, इसके आधा, यानी AC का आधा। देखो हमने इसको नाप लिया है अर्धवृत्त बनाने के लिए। हमने देखो A और O, ठीक है, इसका नाप ले लिया है, और यहाँ से हमें क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है। तो अब हम अर्धवृत्त बनाने के लिए इसको O बिंदु पर रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, लंबवर्धक बिंदु है, और इसको हम ऐसे घुमा देंगे। यहाँ से इसको हमने ऐसे घुमा दिया। देखो आपको भी इसी तरह से करना है। ये हो गया हमारा लंब अर्धक, ठीक है, ये हमारा बन गया लंब अर्धक। ये प्रकार की सहायता से करना है, आपको सुरमी की सहायता से करना है। इस तरह से ये हो गया हमारा लंब अर्धक, ठीक है। अब हमें ये हमारा लंब अर्धक बन गया है, तो अब हमें क्या करना है, B बिंदु पर 90 डिग्री का हमें क्या करना है, कोण बनाना है।
यानी कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो 90 डिग्री के कोण के लिए हम प्रकार से बना सकते हैं और डी की सहायता से भी बना सकते हैं। तो डी से बनाने में हमें आसानी रहेगी। अब हम बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की सहायता से। देखो ये बिंदु बी है, ये वाला बिंदु बी है, तो हमने इसको बीच में लेना है, सेंटर में लेना है। देखो ये आ गया सेंटर में, और इस रेखा को रेखा से मिलाना है। इधर की रेखा मिल गई है, बिंदु बी ये रहा बीच में सेंटर में। तो अब हमें क्या बनाना है, यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे है, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं ताकि हमारा सवाल गलत नहीं हो, डिगे नहीं। अब देखो 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। और अब हमें क्या करना है, इससे मिलती हुई एक रेखा खींचनी है। जो अर्धवृत्त है ना, इस परिधि से मिलती हुई एक रेखा खींचनी है। तो हम इस रेखा को खींच लेते हैं, इस बिंदु के नाप से खींचनी है। 90 डिग्री का कोण है और इस परिधि से मिलती हुई रेखा होनी चाहिए। ये देखो, ये बिंदु बी पर हमने क्या खींचा, एक रेखा खींच दी है। और ये कितने डिग्री का कोण है, याद रखना आप, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। और ये रेखा हमारी ये यहाँ से जो अर्धवृत्त था, इसकी परिधि तय की खींचना था। और इसकी जो लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख देते हैं हम √9.3। यहाँ पे लिख देते हैं √9.3, ऐसे लिख देते हैं √9.3। ठीक है, इस जो रेखाखंड की लंबाई कितनी है, √9.3। ठीक है, अब हमें क्या है कि √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम एक चाप भरते हैं इसमें। हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो रेखा है हमारी छोटी रहेगी, तो हमने क्या है कि इसको बढ़ा दिया है। और आप भी शुरू में इसको 15 सेमी तक लेना। ठीक है, 14 या 15 सेमी तक इस रेखा को लेना, ताकि आपकी रेखा ये छोटी ना पड़े। हमने इसको कम लिया था 12 सेमी, लेकिन आप इसको 14 या 15 सेमी की लेना, ताकि हमें सवाल में दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो रेखा है हमारी बी बिंदु पर 90 डिग्री कोण है, इसकी जो लंबाई है इस रेखा की, और 9.3 √9.3 है। तो अब हमें क्या करना है, इस माप का एक चाप भरना है। और इस बिंदु का नाम भी रख देते हैं डी। ठीक है, ये बिंदु कौन सा हो गया हमारा, ये बिंदु का नाम रख दिया हमने डी। अब हमें क्या करना है, इस लंबाई का एक चाप भरना है प्रकार की सहायता से। देखो इस लंबाई का हमने चाप भर दिया है, जी हमने इस लंबाई का एक चाप भर दिया इसमें। और अब यहाँ से हम एक प्रकार की सहायता से इस बिंदु से बी बिंदु से एक चाप काटेंगे, जो कि संख्या रेखा पर जाएगा। देखो ये हमारा संख्या रेखा पर जा रहा है, ये हमारा हो गया संख्या रेखा पर। ठीक है, बिंदु डी से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चाप काटा है नीचे संख्या रेखा पर, और ये एक नया बिंदु मिल गया और इसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो गया हमारा ई, इस बिंदु का नाम हो गया ई। और अब हमें देखो ये जो लंबाई होगी संख्या रेखा पर ए ई, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, यानी ये हमारी टोटल लंबाई हो जाएगी। अब देखो हमारे पास ये बी ई कितना मिल गया, √9.3। तो यहाँ लिख देंगे इसकी जो लंबाई है बी ई की कितने है हमारे पास, बी ई इसकी लंबाई हमें मिल गई है √9.3। यहाँ लिख देंगे √9.3। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से करना है, अच्छे तरह से करना है, समझ के करना है, ताकि आपको परीक्षा के अंदर दिक्कत नहीं आए। तो बी ई हमें कितनी मिल गई, 9.3। ठीक है, ये हमारी संख्या रेखा पर निरूपित हो गई। तो अब हम इसको पहले रचना लिख देते हैं, हमने कैसे कैसे चित्र को बनाया। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, ए बी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी हमने क्या खींचा है, सबसे पहले हमने ए बी यानी ए बी ये वाला रेखाखंड हमने खींचा है। और इसकी लंबाई कितनी थी, 9.3 सेमी का हमें सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा ए बी, जिसका नाम ए बी है, 9.3 सेमी। उसके बाद हमने क्या किया है, बी सी ये वाला यानी बी सी बनाया, और बी सी की लंबाई कितनी लिखी हमने, 1 सेमी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया है, ए सी यानी जो ए और सी ये वाला ए और सी, इस पर हमने एक लंबवर्धक किया है यानी समद्विभाजक किया है। इसको यहाँ लिख देते हैं ए सी पर
क्या किया है, लंब अर्धक, यानी इसको बीच में से आधा किया है, लंब अर्धक, यहाँ लिख देते हैं लंब अर्धक। ठीक है, यानी कि AC को लंब अर्धक किया है, यानी ये रेखा को हमने बीच में से लंब अर्धक किया है, ये लंब अर्धक है। और इसका नाम क्या डाला था, O बिंदु, क्या लिखा था इसका नाम O। इसका AC का लंब अर्धक बिंदु कौन सा था, O। ठीक है, अब हम क्या किया, हमने BD, हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया है BD, क्या नाम है इसका, BD, ये वाला। ठीक है, ये वाला BD है, तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर, यानी BD कितने डिग्री का बनाया, 90 डिग्री की हमने बनाया है कोण, और इसकी जो लंबाई कितनी ली हमने, अंडर रूट 9.3, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 9.3 की एक रेखा हमने इसको खींच दिए, ये हमारी क्या है, BD। और कितनी लंबाई है इसकी, अंडर रूट 9.3, और अंडर रूट 9.3 खींचिए तो हमें क्या मिल गया, BE कितना मिल गया, अंडर रूट 9.3। तो हमें आराम से BE संख्या रेखा पर कितना मिल गया, अंडर रूट 9.3। ठीक है, ये जो रेखा थी इसकी लंबाई 9.3 थी, तो संख्या रेखा पर हमने इसको चाप बना करके प्रकार की सहायता से, तो BE कितनी मिलेगी हमारी, अंडर रूट 9.3, तो BE बराबर 9.3। इस तरह से ये हमारा सवाल निरूपित हुआ संख्या रेखा पर। आपको भी इसी तरह से करना है और बहुत ही समझदारी से करना है, ताकि आपको सवाल में गलती ना हो। सुनने की सहायता से करना है, सवाल समझ में ना आए तो इसको बार बार आप देखना, पुनः देखोगे तो सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। इसी तरह आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में HW में इस सवाल को करना है। प्रश्नावली 1.4 का हमारे पास 5वां सवाल है, क्योंकि 1 से 4 तक हमने हल कर दिए, तो 5वां सवाल है, लास्ट सवाल। ठीक है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें क्या करना है, हरों का परिमेयकरण करना है। हर का मतलब क्या होता है समझते हो, अंश और हर, दो तरह की संख्या होती है, एक अंश और एक हर। नीचे की संख्या क्या कहते हैं, हर, और ऊपर की संख्या को अंश। तो हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। अब जैसे कि 1/√7 है, ये क्या अपरिमेय, इसको किस में बदलना है, परिमेय में बदलना है। √7 को किस में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। तो अब कैसे बदलते हैं, तो अब इसको विस्तार से हल करते हैं। 5वें सवाल का पहला सवाल, 5वें सवाल का पहला सवाल है 1/√7। ठीक है, 1/√7 ये हमारा पहला सवाल है 5वें का। तो इसको हल करते हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे का जो हर है, ये तो है अंश और ये हर, हर को हमें परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण, किसको, हर को। और हर क्या है, √7। तो परिमेय करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जब √7 का √7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम ऐसे करते हैं। और आपको पता है जब हम इसको √7 से गुणा करेंगे नीचे, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, यही गणित का नियम है। तो यहाँ ऊपर भी हमें लिखना पड़ेगा √7 बटा में √7, यानी ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, √7 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे √7 बटा में, अब √7 का √7 से गुणा करते हैं तो कितना आएंगे, 7 का 7 तो 7 49 हो जाएंगे। और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएंगे, 7। कहने का मतलब ये है कि √7 का गुणा √7 से करते हैं तो हमारे कितना आते हैं यहाँ पर, 7। ठीक है, और 7 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर 5वें सवाल का पहले सवाल। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अब हमारे पास 5वें का सेकंड सवाल है 1/√7 माइनस √6। इसको हल करने के लिए देखो ये वाले सर्व समीकरण लगाएंगे हम। और इस सर्व समीकरण में क्या होती है, एक तो माइनस की संख्या, एक प्लस के। ठीक है, 2 होते हैं। तो हम ऐसा ही एक युग्मक ले लेते हैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए ऐसा ही एक युग्मक लेते हैं। और युग्मक में क्या करेंगे, ये तो माइनस का एक प्लस का ले लेते हैं और नीचे लेंगे तो ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुणा, यहाँ पे ऐसा ही युग्मक ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो √7 माइनस
6। ये हमने प्लस का लेना है, ये याद रखना है। ये हमने किसका लेना है? प्लस का लेना है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। और हम नीचे भी ऐसा ही लेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ठीक है, ऐसा ही युग्मक ले लिया। ये माइनस का था, ये प्लस का ले लिया। अब देखो ये वाली सर्वसमीका हमारी लग रही है, और इसका जो प्रसार है, इसका जो प्रसार होता है ये होता है। तो इस फॉर्मेट में सर्वसमीका है, तो इसको हमें इसमें बदलना है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये होगी, अंडर रूट 7 को किसी क्या मान लिया हमने? ए मान लिया, इसका नाम हो गया ए। और अंडर रूट 6 को मान लिया हमने बी। इसी तरह से मान लेंगे, अंडर रूट 7 को क्या मान लिया हमने? ए। और अंडर रूट 6 को क्या मान लिया हमने? बी। ठीक है, इस सर्वसमीका के अनुसार अब हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे तो दे 1 का गुना इस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से करेंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये आ गई हमारी ऊपर। और अब हमें नीचे क्या प्राप्त होगा, ये नीचे हम लिख देते हैं। देखो नीचे हमारी सर्वसमीका लग रही है ये, और सर्वसमीका ये सबसे पहले इस रूप को इस रूप में बदलना है। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए का मान कितना? अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 7 और उसका क्या करना है, देखो ये रहा वर्ग, तो इसके ऊपर क्या लगाना है? वर्ग। अंडर रूट 7, उसके बाद माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, उसके बाद बी स्क्वायर यानी बी का वर्ग। बी कौन सी मानी है? अंडर रूट 6। तो यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 6 और इसका क्या करना है? वर्ग। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? सर्वसमीका के अनुसार संख्याओं को हमने सेट कर दिया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो ये अंडर रूट 7 का जब वर्ग करते हैं तो कितना आएंगे हमारे पास? अंडर रूट 7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास? 7 आएंगे। ये हमें अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6, तो इसको पहले यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 6। ऊपर हमारी ये ऐसे कैसे संख्या रहेगी? अब नीचे देखो अंडर रूट 7 का वर्ग, अंडर रूट 7 का वर्ग का मतलब होता है अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 से गुना, तो क्या बचता है हमारे पास? 7। और इधर देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस, और अंडर रूट 6 का वर्ग यानी अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6, तो कितना आएंगे हमारे पास? 6। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर तो आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे आ गए 7 माइनस 6। तो आपको पता है, हाँ ये ऊपर तो यही रहेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और नीचे क्या बचेंगे? देखो नीचे 7 में से 6 गए, कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचा, और 1 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारी ये की ये संख्या आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इस तरह से ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर 5वें के सेकंड का। और इस सवाल में ये सर्वसमीका जरूर लिखना, यहाँ पे ही लिख देना आप, ये सर्वसमीका जरूरी है लिखना भी और याद करना भी, तभी ये सवाल हल होगा आपसे। 5वां सवाल का तीसरा सवाल है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। तो इसको हल करने के लिए इस सर्वसमीका के अनुसार हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस युग्मक की तरह सेम ऐसा ही लेना है, लेकिन ये प्लस का है तो हम माइनस का एक युग्मक ले लेते हैं और इसको गुणा कराते हैं। और नीचे से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गणित का नियम है। ठीक है, ऊपर करोगे नीचे भी करोगे, नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसा युग्मक ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करा देते हैं। तो ये हो गया √5, माइनस का लेंगे इस बार √2। ठीक है, और नीचे भी हम गुणा कराते हैं, वही √5 माइनस √2, इसका गुणा करा देते हैं। अब हमारे पास देखो, इनका गुणा कराने से पहले आप समझना जरूरी है सर्वसमीका ये क्या बोलती है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया। ठीक है, ये संख्या हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं ए, इस संख्या को मान लेते हैं बी, इस संख्या को मान लिया हमने ए, इस संख्या को मान लिया हमने बी, यानी इस फॉर्मेट के अनुसार। अब इस फॉर्मेट को इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इस 1 का गुना इस से गुणा करा देते हैं, तो ये वाली संख्या आ जाएगी जब 1 से गुणा होगा। तो हमारे पास ये संख्या आ गई √5 माइनस √2, ये हमारे पास गुणा कराने पे आ गई। और नीचे क्या आएगी हमारी, देखो अब नीचे हमें
इस फॉर्मेट को यानी इस सर्वसमीका के अनुसार इस फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर क्या संख्या है, अंडर रूट 5 है, तो इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का क्या करना है, स्क्वायर। और उसके बाद में हमारा चिन्ह क्या है, माइनस का, या माइनस लिख देते हैं। और उसके बाद में अब देखो माइनस लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, बी का स्क्वायर, बी क्या माना हमने, अंडर रूट 2 को, तो इसको अंडर रूट 2 लिखते हैं पहले, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और अब हमारे पास इस सवाल को हल करने के लिए देखो, अंडर रूट 5 का वर्ग इसको हल करेंगे, लेकिन पहले ऊपर की संख्या को पहले यहाँ लिख देते हैं। ऐसी कैसी रहेगी ऊपर की संख्या, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे देखो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 5 का वर्ग कितना आता है, 5 ही आता है। ठीक है, ये माइनस का माइनस, और अंडर रूट 2 का वर्ग कितना आता है, 2 ही आता है। अब हमारे पास ये संख्या आ गई, और ऊपर तो वही संख्या रहेगी, तो अंडर रूट 5 और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2, और नीचे क्या बचा, 5 में से -2, यानी 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 3। तो इस तरह से ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटा में 3। ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 5वें के तीसरे सवाल के। ठीक है, यानी 5वें का तीसरा सवाल हल, और इसको सर्वसमीका को भी साथ में लिखना है। इस सवाल में सवाल समझ में नहीं आए तो आपको बार बार देखना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 5वें सवाल का हमारे पास चौथा सवाल है, 5वें का चौथा सवाल प्रश्नावली 1.4 का। तो हमारे पास संख्या है चौथे सवाल में 1/√7 - 2, ये हमारे पास संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, इस युग्मक की तरह एक युग्मक और लेना है। ठीक है, तो अब ये माइनस का था, तो क्या करेंगे, एक प्लस का ले लेते हैं, तो ऊपर भी लेंगे और नीचे भी, तो गुणा लगाएंगे यहाँ। तो हमें युग्मक में ये ध्यान रखना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो प्लस का लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट 7 प्लस का लेंगे, ठीक है, +2 बटा में इधर भी इतना ही लेंगे, अंडर रूट 7 प्लस के 2। ठीक है, अब इनका गुणा कराते हैं, तो अंडर रूट 7 प्लस का 2 इनका गुणा कराएंगे 1 से, तो हमारे पास संख्या वही आएगी। लेकिन इससे पहले हम सर्वसमीका है हमारे पास ए और बी, इनका नाम रख देते हैं। ये वाला संख्या हमारी ए हो गई, ये होगी हमारी बी, इसी तरह ये होगी ए और ये होगी हमारी बी। आप सर्वसमीका के अनुसार हल करेंगे इसको, तो पहले अंडर रूट 7 प्लस 2 1 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस 2। ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तो ऊपर, तो नीचे देखो। अब हमारे पास इस फॉर्मेट को इसमें बदलना है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का मतलब होगा ए का मान कितना था, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का वर्ग, तो अंडर रूट 7 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास सर्वसमीका में माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद क्या है, बी का वर्ग, बी क्या माना था हमने 2, तो 2 का वर्ग। तो ऊपर तो वही की वो संख्या रहेगी, तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, अंडर रूट 7 प्लस 2, और नीचे देखो क्या बचता है हमारे पास, अंडर रूट 7 का वर्ग। अंडर रूट 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 ही। ठीक है, आप करके देख लेना, अंडर रूट 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 आएंगे। और उसके बाद किसका चिन्ह है, ये माइनस का, तो माइनस। अब 2 का वर्ग, ये अंडर रूट में नहीं, ध्यान रखना, ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 गुणा 2 4। अब हमारे पास ऊपर की संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी, तो अंडर रूट 7 प्लस 2, और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे हमारे पास बचेगा 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 3। ठीक है, अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा में 3, ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 5वें के चौथे सवाल के। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना, और इस सर्वसमीका को ठीक से लिख लेना, कॉपी में याद भी कर लेना, तभी आपको सवाल कर पाओगे। और जब आपको सवाल समझ में नहीं आए तो उन सवालों को आप बार बार देखो और समझो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको और भी सवाल देखने हमारे इससे पहले के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सवालों को देख सकते हो और अपनी होमवर्क की कॉपी में कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।